क्या तुम जानती हो कि अगर तुम किसी आदमी को इतनी जलती हुई नजरों से देखो और उसे अपने बिस्तर पर बुलाओ तो क्या होगा? साइमन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसकी ओर बढ़ा। और क्या होगा? सोना, जाहिर है, मरीना ने बिना झिझक कहा। हाँ, तुम सही कह रही हो, बस फर्क इतना है कि तुम्हारा मतलब और मेरा मतलब थोड़ा अलग है। साइमन की आंखों में हल्की धमकी झलक रही थी। मरीना की खूबसूरत आंखें संकुचित हो गईं। उसने साइमन को देखा और धीरे से आह भरी। तुम तो बस एक तकिया हो। अपने मालिक के बारे में हमेशा इतनी गंदी सोच क्यों रखते हो? जब तुम तकिया हो तो तुम्हारा काम है मुझे सुलाना। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है तो मैं तुम्हें फेंक दूंगी। साइमन कुछ बोल नहीं पाया। मरीना के गंभीर चेहरे को देखकर उसने बेबसी से सांस ली। मरीना वाकई बहुत निर्दयी थी, लेकिन साइमन और कर भी क्या सकता था? जब से उसने मरीना को अपने साथ रखा था, वो उसे सिर्फ लाड़ प्यार ही दे सकता था। साइमन ने अपना कोट उतारा और धीरे धीरे बिस्तर पर चढ़ गया। जब मरीना ने देखा कि साइमन आखिरकार अपने तकिया होने की भूमिका स्वीकार कर चुका है, तो वह तुरंत उसके पास सट गई। मरीना ने आरामदायक स्थिति ढूंढी और आंखें बंद कर ली, सोने की तैयारी में। सच बताओ, मुझसे मिलने से पहले तुम कैसे सोती थी? साइमन ने नीचे झुककर उसके चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखों में कोमलता भर आई। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ठीक से नहीं सोती थी। मरीना की आवाज नींद से भरी और धीमी थी। तो फिर अचानक ऐसा क्यों हुआ? साइमन ने उसके मुलायम काले बालों से खेलते हुए पूछा। मरीना के बालों का स्पर्श उसके उंगलियों से गुजरते हुए साइमन को झंझना देने लगा, जैसे मरीना अनजाने में उसे लुभा रही हो। लगभग 1 साल पहले, मरीना बुदबुदाई। 1 साल पहले कुछ हुआ था क्या? साइमन ने धीरे से पूछा। कोई बड़ी बात नहीं, बस एक कार एक्सीडेंट। मरीना की आवाज धीरे धीरे मंद पड़ गई और वह गहरी नींद में चली गई। साइमन ने देखा कि उसकी सांसें स्थिर हो गई थीं, तो उसने मुस्कुराते हुए उसके बिखरे बाल ठीक कर दिए। मरीना बहुत जल्दी सो गई थी। साइमन को खुद नहीं पता था कि उसके शरीर का इतना हिप्नोटिक असर भी हो सकता है। अगले कुछ दिनों तक मरीना उसी होटल में ठहरी रही जहां साइमन रह रहा था। अब जब उसे चैन की नींद मिलना शुरू हो गया था, तो वह अपने पुराने नींद के हालात में लौटने की सोच भी नहीं सकती थी। साइमन हर दिन बेहद व्यस्त रहता था। ज्यादातर वक्त वह अपने स्टडी रूम में रहता। गैविन, जो अपनी चोट का बहाना बनाकर काम से बचना चाहता था, साइमन ने उसे पकड़ लिया था और अब वह भी पूरे दिन व्यस्त रहता था। इसके विपरीत मरीना का दिन बहुत आराम से गुजरता था। वह देर तक सोती, फिर उठकर नहाती और शेफ द्वारा तैयार किया गया नाश्ता खाती। नाश्ते के बाद वह सोफे पर लेटकर फोन चलाती रहती। दोपहर में साइमन के साथ लंच करती और उसके बाद साइमन और गैविन दोनों काम पर चले जाते। मरीना फिर से सोफे पर अपना पोज बदलकर फोन स्क्रॉल करती रहती। गैविन तो उसकी इस आलसी जिंदगी से जलने लगा था, लेकिन एक दोपहर मरीना की यह शांति एक संदेश से टूट गई। ये संदेश क्वांटम का था। भाई, खबर मिल गई। इसके साथ एक लिंक जुड़ा हुआ था। मरीना ने लिंक खोला और उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। ये पोस्ट आज सुबह एक मेंबर ने डाली है। वह एक पुलिस ऑफिसर है। उसने कहा कि उसे एक बेहद पेचीदा केस मिला है और वह डार्कनेट पर मदद ढूंढ रहा है। मुझे दिलचस्प लगा, तो मैंने उसे प्राइवेट मैसेज किया। फिर मैंने मौका पाकर उसके कंप्यूटर में हैक किया और यह फोटो पाई। क्वांटम डार्कनेट पर सबसे ज्यादा सूचना संवेदनशील व्यक्ति था। उसकी हैकिंग स्किल मरीना से ज्यादा नहीं, लेकिन लगभग बराबर थी। क्वांटम को दूसरों के कंप्यूटरों में झांकने की अजीब आदत थी और वह ऐसा बहुत चालाकी से करता था। किसी को पता भी नहीं चलता। इसी वजह से क्वांटम के पास कई लोगों के गुप्त राज थे। यही कारण था कि डार्कनेट पर क्वांटम उन 4 सबसे ताकतवर लोगों में से एक था, जिनसे टकराना ठीक नहीं, क्योंकि अगर किसी ने उसे नाराज किया तो उनके सारे राज खुल सकते थे। क्वांटम तो किसी के बचपन के शर्मनाक किस्से तक निकाल सकता था। इसी वजह से मरीना ने उसे एक खास पैटर्न पर नजर रखने को कहा था। मरीना ने उस फोटो को ध्यान से देखा जो क्वांटम ने भेजी थी। वो किसी सीसीटीवी फुटेज का स्क्रीनशॉट लग रही थी। फोटो में एक आदमी काले कैप और मास्क में था। उसका सिर झुका हुआ था, जिससे चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। मरीना बस इतना देख सकी कि उसकी गर्दन के पीछे एक टैटू था, वही पैटर्न जो उसने क्वांटम को भेजा था। मैंने टैटू का पैटर्न रिस्टोर करने की कोशिश की, लेकिन फोटो बहुत धुंधली है। अगर तुम्हारे पास वक्त है तो खुद जाकर देख लो। जगह है कैलियरीना के सोलेमवुड में। सोलेमवुड, कैलियरीना में। मरीना कुछ पल के लिए रुक गई। क्या हुआ? कोई दिक्कत है? क्वांटम ने पूछा। कुछ नहीं, बस संयोग लगा। जानकारी के लिए धन्यवाद। मैं भुगतान भेज देती हूँ। कोई बात नहीं, आगे भी कुछ हो तो मुझसे संपर्क करना। क्वांटम ने जवाब दिया, साथ में एक बेहुदा इमोजी भी भेजा, एक गंदे चेहरे वाला आदमी जो पैसे गिनते हुए लार टपका रहा था। मरीना ने बिना ध्यान दिए डार्कनेट पर लॉगिन किया। वो पोस्ट ढूंढी और उस पुलिस वाले को प्राइवेट मैसेज भेजा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सोलेमवुड पुलिस स्टेशन मीटिंग रूम में लगभग सारे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। पूरा 1 हफ्ता हो गया, अब तक संदिग्ध नहीं मिला। पुलिस प्रमुख एल्फ्रेड लेनर्ड ने गुस्से में पूछा। कमरे में सन्नाटा छा गया। तुम लोग हमेशा अपने आप पर इतना घमंड करते हो, अब जब असली मामला आया है तो सब चुप क्यों हो? एल्फ्रेड ने जोर से मेज पर हाथ पटका। सभी अफसरों ने सिर झुका लिया।
इसी बीच एक लगभग 40 साल का आदमी मिल्टन चार्ल्स बिल्कुल बेपरवाह अपने फोन में देख रहा था, जैसे किसी महत्वपूर्ण कॉल का इंतजार कर रहा हो। मिल्टन चार्ल्स, एल्फ्रेड ने गुस्से से पुकारा। मिल्टन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मिल्टन, एल्फ्रेड अब आग बबूला हो गया। उसने पास रखा कप उठाया और मिल्टन की ओर फेंक दिया। मिल्टन ने बस हल्का सा सिर मोड़ा और कप उसके कान के पास से निकलकर दीवार से जा टकराया। मिस्टर लेनर्ड, आपको अपनी ऊर्जा बचानी चाहिए। अगर आपने सच में मुझे घायल कर दिया और मैं अस्पताल पहुंच गया तो ये केस सच में अनसुलझा केस बन जाएगा। मिल्टन ने आलस से अपनी पलकों को उठाया। तो फिर जल्दी से यह केस सुलझाओ। तुम्हें पता है इस केस पर कितने लोगों की नजर है? मेरा फोन तो हर दिन फटने वाला होता है। एल्फ्रेड गुस्से में बोले, मेरे हाथ में कौन सा केस ऐसा होता है जिस पर ध्यान न हो? शांत रहिए न, मिल्टन ने जम्हाई लेते हुए कहा। तुम तो जैसे जानबूझकर मुझे दिल का दौरा दिलवाना चाहते हो। एल्फ्रेड ने मिल्टन की लापरवाही देखकर सिर पकड़ लिया। एल्फ्रेड को प्रमोशन की कोई चाह नहीं थी, बस ये चाहता था कि उसकी टीम के लोग कम से कम ढंग से काम करें। लेकिन वे लोग उसे रोज गुस्सा दिलाने में माहिर थे। इसी बीच मिल्टन का फोन बजा। वह एक प्राइवेट मैसेज था। मिल्टन ने जैसे ही उसे खोला और पढ़ा, वह अचानक अपनी कुर्सी से उठा, कुर्सी को पीछे खींचा और मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। अब उसके चेहरे पर नींद का नामोनिशान नहीं था। कहाँ जा रहे हो? एल्फ्रेड ने चौंक कर पूछा। किसी को लेने। उसके आने से शायद हमें इस केस की उम्मीद मिल जाए। मिल्टन ने जवाब दिया और अगले ही पल गायब हो गया। एल्फ्रेड और बाकी सभी अधिकारी हैरान रह गए। मिस्टर लेनर्ड, क्या मीटिंग जारी रखें? किसी ने डरते हुए पूछा। क्या जारी रखें? सुन लो सब, अगर 3 दिन में केस हल नहीं हुआ तो सब अपने गांव जाकर कूड़ा उठाओगे। एल्फ्रेड गुस्से से मीटिंग छोड़कर चला गया। मिल्टन को इस बीच मीटिंग रूम में हो रही बातों की कोई परवाह नहीं थी। वो उत्साह में पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंच गया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। वहां बस एक 20-25 साल की लड़की फूलों की क्यारी के पास खड़ी थी। चेहरा बहुत नाजुक था, छोटी नाक, आकर्षक आंखें। लेकिन मिल्टन को महिलाओं में कभी दिलचस्पी नहीं रही, इसलिए उसने बस एक नजर डाली और फिर दूसरी दिशा में देखने लगा। उसने चारों ओर देखा लेकिन केओस दिखाई नहीं दिया। क्या केओस ने नहीं कहा था कि वह पहुंच चुका है? फिर वह कहाँ है? क्या उसने मजाक किया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतना बड़ा हैकर किसी मजाक के लिए वक्त नहीं निकालता। मिल्टन, तभी वह लड़की धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी, एक हाथ जेब में डाले हुए। तुम मुझे जानती हो? मिल्टन ने उलझन में पूछा। मैं केओस हूँ, मरीना ने शांत स्वर में कहा। क्या कहा? तुम कौन हो? मिल्टन का मुंह खुला का खुला रह गया। मैं केओस हूँ, मरीना ने अपने फोन की स्क्रीन दिखाते हुए कहा। फोन पर डार्कनेट का बैकएंड खुला था, जिसमें वही प्राइवेट मैसेज दिख रहा था जो मिल्टन को मिला था। मिल्टन ने अपने फोन और मरीना के फोन को कई बार देखा, दोनों में कोई फर्क नहीं था। डार्कनेट का बैकएंड एक खास निशान लिए होता था, जिसे कोई हैकर कॉपी नहीं कर सकता। माफ कीजिए केओस, मेरी बेअदबी के लिए। मिल्टन तुरंत एक कदम पीछे हटा और झुककर अभिवादन किया। मरीना ने थोड़ा असहाय होकर मुस्कुराया। इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। कैसे नहीं? आप मेरी आइडल हैं। बस मैंने कभी नहीं सोचा था कि केओस दरअसल इतनी युवा औरत होंगी। मिल्टन ने शर्म से सिर खुजलाया। डार्कनेट पर केओस का नाम किसी दंत कथा जैसा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो इतनी खूबसूरत लड़की होगी। तो तुम भी सोचते थे कि मैं दाढ़ी वाला कोई गंदा सा अधेड़ आदमी हूँ? मरीना ने भान उठाए। ओह हाँ, दरअसल डार्कनेट पर एक पोस्ट था जिसमें लोगों ने आपकी शक्ल की कल्पना की थी। एक ड्राइंग भी थी और वो इतनी हकीकी लगी कि मैंने उसी पर विश्वास कर लिया। मिल्टन ने झेपते हुए कहा। सच में किसी ने नहीं सोचा था कि जो केओस इतने ताकतवर ढंग से काम करती है, वो इतनी जवान और खूबसूरत लड़की होगी। ऐसी पोस्ट है? मुझे तो पता भी नहीं। मरीना ने भान सिकोड़ ली। वो गॉसिप सेक्शन में थी। आपके जैसे बिजी लोग वहां नहीं झांकते, मिल्टन ने समझाया। मरीना ने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया। छोड़ो, ये सब बाद में देख लूंगी। पहले मुझे वो सबूत दिखाओ जो तुमने इकट्ठा किए हैं। जरूर, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। मिल्टन ने तुरंत जवाब दिया और आगे आगे चलने लगा। वह मरीना को मेजर क्राइम्स यूनिट के दफ्तर में ले गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, मरीना ने भीतर की हालत देखकर भान चढ़ाई। हर जगह फाइलों के ढेर लगे थे और कुछ लोग फर्श पर लेटे हुए थे, गहरी नींद में खर्राटे भरते हुए। पूरा कमरा पसीने और बदबूदार मोजों की गंध से भरा था। मरीना को गंधों से बहुत एलर्जी थी। उसे लगा मानो वह किसी जहरीली गैस वाली प्रयोगशाला में आ गई हो। काश साइमन यहाँ होता, मरीना ने मन में सोचा। वो सचमुच चाहती थी कि साइमन को छोटा करके अपनी जेब में रख ले। मिल्टन ने आगे बढ़कर सबको लात मारी। उठो निकम्मो, मैं बस थोड़ी देर के लिए गया था और तुम लोग फिर से सो गए। मिस्टर चार्ल्स, टीम के सदस्य नींद में आंखें मलते हुए उठे। उनकी आंखें लाल थीं, काले घेरे गहरे, दाढ़ी बड़ी हुई और बाल ऐसे जैसे कोई ने घोंसला बना लिया हो। केओस, माफ कीजिए, हम सब बहुत अस्त व्यस्त हैं। अगर आपको बुरा लगे तो हम कहीं और चलें, मिल्टन ने शर्मिंदगी से कहा। वो नहीं चाहता था कि केओस जैसी हस्ती इस हालत को देखकर भाग जाए। जरूरत नहीं, यही ठीक है। सबूत कहाँ हैं? मरीना ने कहा। वह सहन कर सकती थी, उसने इससे भी बुरी जगहें देखी थी। मेरे कंप्यूटर पर हैं। मिल्टन तुरंत उसे अपने ऑफिस में ले गया।
उसने एक कुर्सी खींचकर मरीना के लिए रखी, लेकिन उस पर एक जोड़ी मर्दों की अंडरवियर और 2 बदबूदार मोजे लटके हुए थे। मरीना कुछ पल के लिए जड़ हो गई। मिल्टन का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। किस कमीने ने ये चीजें मेरी कुर्सी पर रखी? जल्दी से इन्हें हटाओ। मिल्टन ने जैसे ही होश संभाला, वह चेहरा लाल करते हुए चिल्लाया, मिस्टर चार्ल्स, ये तो आपकी ही चीजें हैं। किसी ने धीरे से याद दिलाना चाहा, लेकिन मिल्टन की घूरती हुई नजरों को देखकर वह तुरंत चुप हो गया। उसी समय उस आदमी की नजर मरीना पर पड़ी, जो मिल्टन के पास खड़ी थी, और उसकी आंखें चमक उठी। उसे लगा कि मिल्टन अपनी गर्लफ्रेंड को ऑफिस घुमाने लाया है। सच्चे दोस्तों की तरह सबको उसकी मदद करनी चाहिए थी। सुंदर लेडी, ये मेरी चीजें हैं। सुंदर लेडी, ये मेरी चीजें हैं। एक पल के लिए ऑफिस में कई आवाजें एक साथ गूंज उठी। मरीना ने देखा कि जमीन पर सोए पड़े पुलिस अफसर अब बॉक्सर्स और बदबूदार मोजों के लिए आपस में झगड़ने लगे थे। मरीना बस चुप रह गई। केओस, बुरा मत मानिए, मिल्टन ने जल्दी से कहा, हमारे पूरे ऑफिस में बस बैचलर्स ही हैं। यहाँ औरतें बहुत कम आती हैं, तो सब बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। चीफ अल्फ्रेड भी मिल्टन की मोटी चमड़ी की तारीफ करता था, लेकिन मरीना के सामने उसे खुद पर शर्म आने लगी। कोई बात नहीं, मरीना ने शांत स्वर में कहा, पहले मुझे जानकारी दिखाइए। जी, मिल्टन ने राहत की सांस ली और तुरंत अपने कंप्यूटर पर जाकर केस की सारी फाइलें खोल दी। केओस, इस केस की सारी जानकारी यहाँ है, आप पहले देख लीजिए। मिल्टन का रवैया पूरी तरह सम्मानजनक था। जो साथी अभी तक बॉक्सर और मोजों के लिए लड़ रहे थे, वे सब ये देखकर सन्न रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या हो रहा है? हमेशा अकड़कर बात करने वाला कैप्टन मिल्टन इस जवान लड़की से इतनी इज्जत से पेश आ रहा है, और उसने उसे केस की जानकारी तक दिखा दी। ये तो गोपनीय दस्तावेज थे, जिन्हें किसी बाहरी को नहीं दिखाया जा सकता था। मरीना ने तुरंत फाइलें पलटनी शुरू की। उसे वही फोटो मिली जो क्वांटम ने पहले भेजी थी। मिल्टन के पास वाली तस्वीर क्वांटम की दी हुई तस्वीर से भी ज्यादा धुंधली थी। शायद क्वांटम ने तस्वीर को पहले एडिट किया था, इसलिए गर्दन के पीछे का पैटर्न उसके पास वाली तस्वीर में ज्यादा साफ था। मरीना दस्तावेजों को ध्यान से देख रही थी। मिल्टन ने उसकी तल्लीनता देखकर अपनी सांसें तक धीमी कर ली, लेकिन पीछे खड़े साथियों से रहा नहीं गया। उन्होंने धीरे से मिल्टन को खींच लिया। अब क्या चाहिए तुम्हें? मिल्टन ने माथा सिकोड़ते हुए पूछा। उसके लहजे में झुंझलाहट थी। वह मरीना के सामने जितना नम्र था, इन आदमियों के साथ उतना ही सख्त। मिस्टर चार्ल्स, एक ने फुसफुसाते हुए कहा, अगर आप इस लेडी को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो नौकरी को बीच में मत घसीटिए। मिस्टर लेनर्ड भले आपको पसंद करते हों, लेकिन अगर उन्हें पता चला कि आपने केस की जानकारी किसी लड़की को दिखाई है, तो कम से कम 1 महीने की सजा पक्की है। क्या बकवास है ये? आज सुबह दांत साफ नहीं किए क्या? मिल्टन ने घबराकर उस आदमी के सिर पर जोर से ठोका, फिर तुरंत मरीना की तरफ देखा। सौभाग्य से उसने कुछ नहीं सुना था। मिल्टन ने राहत की सांस ली। वह केओस को नाराज नहीं करना चाहता था। मैं तो अभी अभी उठा हूँ, वो साथी बड़बड़ाया, रात भर काम किया, कुछ मिला नहीं। अब थोड़ी नींद लेने ही वाला था कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ घुमा रहे हो। उसने बोलते बोलते अपने हाथ से मुंह ढक लिया। सच में बदबू आ रही थी। कौन सी गर्लफ्रेंड? अगर और बकवास की ना, तो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग मिलेगी। मैंने बहुत मेहनत से इस एक्सपर्ट को यहाँ बुलाया है, ताकि वो हमारी मदद कर सके। मिल्टन ने सख्त लहजे में कहा। एक्सपर्ट? आजकल के एक्सपर्ट इतने जवान और खूबसूरत होते हैं क्या? टीममेट ने अचरज से कहा। बस जुबान संभालो, अगर किसी ने इन्हें नाराज कर दिया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मिल्टन ने शब्दों पर जोर देकर कहा। सभी तुरंत चुप हो गए, लेकिन उनकी नजरें अब भी मरीना पर टिकी थीं। इतने सालों की नौकरी में उन्होंने कई एक्सपर्ट्स देखे थे, पर इतना यंग और खूबसूरत कोई नहीं। मैं इतनी भी गुस्सैल नहीं हूँ, मरीना अचानक बोली। कुछ शब्दों से मैं भागने वाली नहीं। केओस, आपने सुना, मैं तो बस इन्हें सावधान कर रहा था कि कहीं ये आपकी बेअदबी न कर दें। मिल्टन को यकीन नहीं हुआ कि मरीना ने उनकी धीमी बातचीत भी सुन ली। क्या तुमने कोई स्केच आर्टिस्ट बुलाया है? मरीना ने पूछा। हाँ, बुलाया था, लेकिन फोटो बहुत धुंधली है, वो कुछ कर नहीं पाया। मिल्टन ने सिर हिलाया। मेरे लिए पेन और पेपर तैयार करवाओ, मरीना ने कहा। फोटो इतनी धुंधली थी कि उससे असली कातिल की पहचान नहीं हो सकती थी, इसलिए अब मरीना को खुद हत्यारे का चेहरा फिर से बनाना था। क्या केओस, तुम पोर्ट्रेट बनाना भी जानती हो? मिल्टन ने हैरानी से पूछा। इसकी जरूरत नहीं है, हमने पहले ही एक पोर्ट्रेट आर्टिस्ट बुला लिया है। मिल्टन ने सीधे गॉर्डन की बात को ठुकरा दिया। मिस्टर चार्ल्स, आपने शायद ठीक से सुना नहीं। मैंने कहा था ये मिस्टर डेरेक हैं, कर्सन डेरेक। गॉर्डन ने दोहराया। सुना है, कर्सन डेरेक देश के सबसे मशहूर पोर्ट्रेट आर्टिस्ट्स में से एक हैं। उन्होंने पुलिस की मदद से कई बड़े केस सुलझाए हैं, मिल्टन ने सिर हिलाते हुए कहा। जब आपको पता है कि मिस्टर डेरेक कितने माहिर हैं, तो फिर आपने अभी जो कहा उसका क्या मतलब है? गॉर्डन ने भौहें चढ़ाई। मतलब वही जो कहा, मैंने उनसे भी ज्यादा काबिल पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ढूंढ लिया है। मिस्टर कैम्बल, आप मिस्टर डेरेक को वापस ले जा सकते हैं, मिल्टन ने बेपरवाही से कहा। लेकिन मिल्टन की टीम घबरा गई। सब इशारों में उसे रोकने की कोशिश करने लगे कि वह ऐसा बेवकूफी भरा काम न करे। सभी को लगा मिल्टन मरीना के चक्कर में ये सब बोल रहा है।
कर्सन पुलिस जगत में एक लीजेंड थे। ऐसे बड़े नाम को देखने का मौका छोटे शहर की पुलिस को शायद ही कभी मिलता हो, और अब मिल्टन उसे यहाँ से भगा रहा था। अगर चीफ एल्फ्रेड को पता चला तो सबकी नौकरी जाएगी। है, क्या घमंड है, कर्सन ने ठंडी हंसी के साथ कहा। मैं इतने सालों से इस पेशे में हूँ, लेकिन आज तक किसी को नहीं देखा जो मुझसे ज्यादा सटीक पोर्ट्रेट बना सके। उसे बुलाओ, मैं खुद देखना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा जीनियस है जो मेरे बराबर हो सकता है। कर्सन ने ताना मारा। वो यहाँ मदद करने आया था, लेकिन ये छोटा सा कप्तान उसे नीचा दिखा रहा था। ये तो मजाक था। वो मैं हूँ। मरीना ने एक हाथ जेब में डाले हुए धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाया। गॉर्डन और कर्सन दोनों उसकी तरफ देखने लगे। है, मैं सोच रहा था कौन होगा। निकली तो एक नौजवान लड़की, कर्सन ने तिरस्कार से कहा। अब तक तुम्हारे बनाए हुए पोर्ट्रेट से पुलिस ने कितने केस सुलझाए हैं? एक भी नहीं, मरीना ने कंधे उचका दिए। एक भी नहीं, फिर भी तुम दावा करती हो कि मुझसे बेहतर हो। अच्छा है कि हर इंसान से बेहतर कोई होता है, लेकिन इस काम में अनुभव भी बहुत जरूरी है। मैं कोई दंतकथा नहीं हूँ, लेकिन मैंने सैकड़ों केस हल करवाए हैं। और तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हें मुझसे बेहतर बनाता है? कर्सन अपने क्षेत्र का बड़ा नाम था, जाहिर है उसमें घमंड था। मरीना, ये केस बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने खुद मिस्टर डेरेक को बुलाया है। जिद मत करो, जल्दी से माफी मांगो और यहाँ से चली जाओ। गॉर्डन ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा। मिस्टर चार्ल्स, आपके पुलिस स्टेशन में क्या हो रहा है? हर कोई अंदर घुस आता है। इतना शोर है कि मेरा सिर दर्द करने लगा, मरीना ने कनपटी दबाते हुए कहा। वह साफ तौर पर इन सब से चिड़ी हुई लग रही थी। कर्सन गुस्से से लाल हो गया। फिर उसने गॉर्डन की तरफ मुड़कर कहा, मिस्टर कैम्बल, मैं खास तौर पर आपकी खातिर यहाँ आया था, लेकिन जब सोलेमवुड पुलिस स्टेशन में इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं तो मेरी जरूरत नहीं है। मैं अब जनबरफ लौटता हूँ। जब केस हल हो जाए तो मुझे खबर देना। इतना कहकर कर्सन जाने लगा। मिस्टर डेरेक, गॉर्डन ने आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश की। उसी समय चीफ एल्फ्रेड को खबर मिली कि कर्सन पुलिस स्टेशन आया है। वो तुरंत लोगों के साथ उसे रिसीव करने पहुंचा, लेकिन जैसे ही पहुंचा उसने सुना कि कर्सन जाने की बात कर रहा है। क्या हो रहा है यहाँ? एल्फ्रेड ने मिल्टन की ओर देखते हुए पूछा। मिल्टन ने बेपरवाही से कंधे उचकाए, जैसे उसे कोई फर्क न पड़े। एल्फ्रेड इतना गुस्से में था कि सीने में दर्द होने लगा, लेकिन उसने जबरदस्ती मुस्कान लाकर कहा, मिस्टर डेरेक, गुस्सा मत कीजिए। मेरे लोग कभी कभी ज्यादा बोल जाते हैं। मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा। आप तो हमारे केस की उम्मीद हैं। और आप कौन हैं? कर्सन ने तिरछी नजर से पूछा। मिस्टर डेरेक, ये सोलेमवुड पुलिस स्टेशन के चीफ हैं, एल्फ्रेड लेनर्ड, गॉर्डन ने समझाया। एम्फ, तो आप मिस्टर लेनर्ड हैं। आपने जो कहा उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ, कर्सन ने व्यंग्य किया। मैं अब बूढ़ा आदमी हूँ, नजर भी कमजोर है, शायद आपकी ज्यादा मदद न कर पाऊं। असल में कर्सन को परवाह ही नहीं थी। जनबरफ जैसे बड़े शहरों के चीफ तक उसे इज्जत देते थे, तो सोलेमवुड जैसा छोटा इलाका उसके लिए कुछ नहीं था। मिस्टर डेरेक, ऐसा मत कहिए। आपके आने से हमें गर्व महसूस हो रहा है। ये सब जवान लड़के हैं, सोच समझ की कमी है। मैं खुद आपके नाम से कॉलेज में प्रभावित हुआ था, आप मेरे आदर्श हैं। गुस्सा मत कीजिए, मैं इन सबको ठीक कर दूंगा, एल्फ्रेड ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने मिल्टन को घूरा भी। एल्फ्रेड के सम्मानपूर्ण रवैये से कर्सन का चेहरा थोड़ा नर्म पड़ा। फिर उसने मरीना की ओर देखा, जो अब भी आराम से खड़ी थी। हमारे पेशे में टैलेंट की हमेशा कमी रहती है, कर्सन बोला। मुझे नए लोगों से सीखने का जुनून अच्छा लगता है। हालांकि ये लड़की थोड़ी घमंडी और उद्दंड है, लेकिन मैं उसके स्तर तक नहीं झुकूंगा। चलिए इसे मेरे साथ एक साथ पोर्ट्रेट बनाने दीजिए, देखते हैं किसका चित्र केस सुझाने में काम आता है। आप 70 के होंगे, है न? मरीना ने गंभीरता से पूछा। क्यों पूछ रही हो? कर्सन ने त्योरियां चढ़ाई। कहने का मतलब ये है कि आप इतने बुरे हैं, अब बच्चों जैसे खेल न खेलिए। कहीं हार गए तो बुढ़ापे में चैन नहीं मिलेगा, मरीना ने ठंडे स्वर में कहा। तुम कितनी बदतमीज हो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी काबिलियत क्या है जो मुझे हरा सको। कर्सन गुस्से से लाल पड़ गया। उसने एल्फ्रेड से कहा, मेरे लिए एक शांत स्टूडियो तैयार करवाइए। जरूर मिस्टर डेरेक, इस तरफ आइए, एल्फ्रेड ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा और उसे अंदर ले गया। वो तो मेरा स्टूडियो है। मिल्टन घबरा गया। क्या मतलब तुम्हारा? वो पुलिस स्टेशन का है। हटो रास्ते से, एल्फ्रेड ने मिल्टन को धकेलते हुए कर्सन को कमरे में ले गया। मिल्टन अवाक रह गया। एल्फ्रेड की धौंस अब और भी बढ़ गई थी। फिर मिल्टन ने मरीना की तरफ झेपते हुए देखा। केओस, हमारे पास पुलिस स्टेशन में बस एक ही स्टूडियो है। आखिरकार पोर्ट्रेट कलाकार ज्यादा नहीं होते थे, इसलिए एक ही स्टूडियो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए काफी था। लेकिन अब वो एकमात्र स्टूडियो पुलिस प्रमुख एल्फ्रेड के कब्जे में था। मिल्टन चाहे कितना भी निडर क्यों ना हो, वह जाकर एल्फ्रेड को बाहर निकालने की हिम्मत नहीं कर सकता था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे ऑफिस में ही ड्रॉ कर लूंगी, मरीना ने बेपरवाही से कहा। मरीना ने जो बात अभी कही थी वो सचमुच उस बूढ़े आदमी की भलाई के लिए थी। लेकिन आखिर में उस बूढ़े आदमी ने सोचा कि मरीना उसे चुनौती दे रही है। क्या आजकल अच्छे इंसान बनना इतना मुश्किल हो गया था? क्या ये तुम्हारे लिए ज्यादा अनुचित नहीं होगा? मिल्टन ने थोड़ा झेपते हुए कहा।
अगर मैं कह दूं कि अनुचित है तो क्या तुम दूसरा स्टूडियो ढूंढ लोगे? मरीना ने भौहें उठाई। मिल्टन कुछ पल के लिए चुप रह गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो फिर मुझे तकलीफ उठानी पड़ेगी केओस। जब ये केस सुलझ जाएगा तो मैं तुम्हारा ठीक से धन्यवाद जरूर दूंगा, मिल्टन ने ईमानदारी से कहा। ये बाद में देखेंगे, पहले मुझे जरूरी सामान तैयार कर दो, मरीना ने कहा और मिल्टन के उस ऑफिस की ओर बढ़ गई जो कुत्ते के घर से भी ज्यादा बदबूदार था। रुको, तभी गॉर्डन ने अचानक आवाज लगाई। क्या तुम मुझे बुला रहे हो? मरीना ने चारों ओर देखा और अपनी ओर इशारा किया। तो फिर मैं और किसे बुला रहा हूँ? गॉर्डन ने गुस्से में दांत भींचे। कौन जाने, शायद तुम अपने साथी को बुला रहे हो, जैसे वो वाला। मरीना ने थोड़ी उठाकर पास खड़े पुलिस डॉग की ओर इशारा किया। गॉर्डन के पास कोई जवाब नहीं था। उसके हाथ कस गए और होंठ पतली रेखा में बदल गए। आखिर में उसने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, मिस्टर डेरेक पोर्ट्रेट की दुनिया के बहुत उत्कृष्ट वरिष्ठ कलाकार हैं। उन्होंने शायद तुमसे ज्यादा केस हल किए होंगे जितने तुमने किताबें पढ़ी होंगी। अगर खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहती तो अभी लौट जाओ, अभी भी देर नहीं हुई है। तुमने मुझे रोककर बस ये कहने के लिए बुलाया। मरीना ने उबते हुए अपने कान साफ किए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें हर बार मेरे प्रति इतना आक्रामक होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ, गॉर्डन ने दृढ़ता से कहा। मेरे भले के लिए? मरीना ठंडी हंसी हंसी। उसके भले के नाम पर गॉर्डन ने उसे नशा देकर किसी अजनबी के बिस्तर पर भेज दिया था। गॉर्डन तो बस एक ऐसा कपटी इंसान था जो झूठी नैतिकता और बनावटी दया से भरा था। मिस्टर चार्ल्स, आगे से अपने पुलिस स्टेशन के सिक्योरिटी गार्ड को कहना कि वो थोड़ा ज्यादा चौकस रहे। ऐसी चीजें जो सिर्फ भौंकना जानती हैं, उन्हें यहाँ नहीं आने देना चाहिए। उन्हें पुलिस डॉग ट्रेनिंग ग्राउंड में भेज दो, मरीना ने ठंडे स्वर में कहा और मुड़कर चली गई। मिल्टन ने पहले मरीना को देखा, फिर गॉर्डन को। आखिर में उसने अपनी नाक खुजाई और कुछ नहीं बोला। मिल्टन उसके पीछे चल पड़ा। मिल्टन गॉर्डन को अच्छी तरह जानता था। गॉर्डन सोलिंगवुड की सबसे प्रभावशाली कैम्बल फैमिली का उत्तराधिकारी था। इस केस का शिकार भी उसी परिवार से जुड़ा एक बुजुर्ग व्यक्ति था, इसलिए गॉर्डन इस मामले को लेकर ज्यादा चिंतित था। मिल्टन ने इससे पहले भी गॉर्डन को देखा था और उसे गॉर्डन पसंद भी था। हालांकि गॉर्डन एक अमीर परिवार से था, फिर भी वो उन बिगड़ैल अमीरजादों जैसा नहीं था। वो बेहद शांत और विनम्र था, यहाँ तक कि चुस्त और कठोर स्वभाव के मिल्टन को भी उसमें कोई कमी नहीं लगी थी। लेकिन मरीना को गॉर्डन से इतनी नफरत क्यों थी, ये मिल्टन नहीं समझ पा रहा था। क्या दोनों के बीच पहले कोई टकराव हुआ था? मिल्टन उत्सुक था, लेकिन अभी ज्यादा जरूरी काम थे, इसलिए उसने ये सवाल मन में ही दबा लिया। मिल्टन ने अपने आदमियों को पोर्ट्रेट बनाने के औजार तैयार करने को कहा। फिर उसने ऑफिस की सारी खिड़कियां खोल दी ताकि वहां की बासी बदबू बाहर जा सके। केओस, तुम्हें और कुछ चाहिए? मैं तुरंत मंगवाता हूँ, मिल्टन ने पूछा। मरीना ने सामने रखे ड्राइंग बोर्ड और पेंसिलों पर नजर डाली और सिर हिलाया। इतना काफी है, तुम लोग अब बाहर जाओ, जब तक मैं बाहर ना आऊं कोई मुझे परेशान ना करे। ठीक है, मिल्टन और उसके साथी बाहर निकल गए। हालांकि वे बाहर थे, लेकिन ऑफिस में कैमरे लगे हुए थे जिनसे वे मरीना को देख सकते थे। हालांकि कैमरे का कोड ड्राइंग बोर्ड नहीं दिखा सकता था, बस मरीना को कुर्सी पर चुपचाप बैठे देखा जा सकता था। अरे मिस्टर चार्ल्स, ये जो एक्सपर्ट तुम लाए हो वो कुछ कर ही नहीं रही है। कहीं सो तो नहीं गई? आधा घंटा हो गया है। मैंने सुना है कि मिस्टर डेरेक ने तो अब तक कातिल का खाका बना लिया है, एक टीम मेंबर ने चिंतित होकर कहा। आखिर अगर मिल्टन हार गया तो सजा तो उन सबको भी मिलनी थी। इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? एक्सपर्ट के काम को आम लोग समझ नहीं सकते, थोड़ा सब्र रखो, मिल्टन ने कहा और कैमरे पर मरीना को घूरता रहा। आखिरकार 40 मिनट बाद मरीना ने हलचल की। उसने पेंसिल उठाए और तेजी से कागज पर कुछ बनाना शुरू कर दिया। उसकी नजरें दृढ़ थीं, हाथ में जरा भी झिझक नहीं थी। हर स्ट्रोक सीधा वहीं जा रहा था जहां उसने पहले से सोच रखा था। देखा, उसने काम शुरू कर दिया, मिल्टन ने उत्साहित होकर कहा। पर क्या वो सच में बना रही है? जब मैं स्टूडियो गया था, मिस्टर डेरेक बार बार रुककर सुधार कर रहे थे। ये तो बहुत तेज चला रही है, कहीं यूं ही कुछ बना तो नहीं रही? क्या बकवास है, अगर ठीक से बोल नहीं सकते तो चुप रहो, मिल्टन ने डांटा। लेकिन उसके मन में हल्की चिंता थी। केओस तो अपने हैकिंग स्किल्स के लिए मशहूर थी, पर पोर्ट्रेट बनाने में माहिर होने की कोई बात तो कभी नहीं सुनी गई थी। क्या मिल्टन सच में इस बार हारने वाला था? वह होंठ काटकर सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद मरीना रुक गई। उसने अपना फोन निकाला और कुछ करने लगी। लो, अब तो गजब हो गया, वो फोन से खेलने लगी। इसका मतलब साफ है, अभी तक बस यूं ही बना रही थी। टीम मेंबर बड़बड़ाने लगे। मिल्टन ने इस बार उन्हें नहीं टोका, लेकिन उसकी नजरें अब भी मरीना पर टिकी थीं। उसी वक्त कर्सन ने अपना पोर्ट्रेट पूरा कर लिया था। पुलिस प्रमुख एल्फ्रेड के साथ वो सब मिलकर वहां पहुंचे। वो जवान लड़की कहाँ है? कर्सन ने घमंड से मिल्टन और बाकी सबको देखा। मिल्टन ने आराम से उसकी ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। कर्सन ने कैमरे की स्क्रीन पर मरीना को देखा और मुस्कुराया। वो फोन से कॉपी कर रही है। नौजवानों में आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन हद से ज्यादा आत्मविश्वास अहंकार होता है। लेकिन जैसे ही कर्सन ने ये कहा, खिड़की के पास बैठी मरीना ने अचानक खड़ी होकर दरवाजा खोला।
और अंदर से बाहर आई। काम पूरा कर लिया। मिल्टन ने दरवाजे पर खड़ी मरीना को देखा और तुरंत उसकी ओर बढ़ा। कर्सन ने भी भौहें उठाई। क्या तुमसे बन नहीं पाया? ये सामान्य है, ये केस थोड़ा पेचीदा है। लेकिन नौजवान, आगे से बोलने में जरा सावधानी रखना। कर्सन मरीना को समझाने ही वाला था कि मरीना ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसने सीधे मिल्टन से कहा, कातिल का नाम बेंसन जेम्स है। उसे 3 साल पहले रिहा किया गया था। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, लेकिन पिछले 3 सालों में उसका कोई पता नहीं चला। वो सिर्फ एक बार सामने आया था जब उसने पीड़ित की हत्या की थी। अभी मैंने उसका लोकेशन ट्रेस कर लिया है। हम तुरंत चलकर उसे गिरफ्तार करेंगे। मरीना ने बेंसन की तस्वीर मिल्टन के फोन पर भेज दी। मिल्टन ने फोन देखा, भौहें सिकुड़ी और अचानक बोला, मैं इसे जानता हूँ। मैंने ही इसे जेल भेजा था। इतने सालों में इसका कुछ पता नहीं चला। मैंने सोचा सुधर गया होगा, पर मुझे क्या पता था कि ये इतनी बड़ी वारदात करेगा। हमारे पास वक्त नहीं है, पहले उसे पकड़ो, मरीना ने कहा। उसे आखिरकार उस रहस्यमयी संगठन से जुड़ा सुराग मिला था। अब वो इस आदमी को भागने नहीं दे सकती थी। ठीक है, मिल्टन ने तुरंत जवाब दिया और अपनी टीम को लेकर मरीना के साथ निकल पड़ा। उनका ऑपरेशन इतना तेज था कि पुलिस प्रमुख एल्फ्रेड तक को समझ आने से पहले ही मिल्टन और उसकी टीम पुलिस स्टेशन से बाहर जा चुकी थी। मिल्टन अब तो हद कर रहा है, अब तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं रखता। एल्फ्रेड गुस्से से लगभग बेहोश होते होते बचा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उस लड़की ने अभी क्या कहा? क्या उसने कातिल को ढूंढ लिया? कर्सन को जैसे होश आया और वो हैरान रह गया। ये कैसे संभव था? पोर्ट्रेट कलाकार तो सिर्फ स्केच बनाते हैं, अपराधी पकड़ना उनका काम नहीं होता। क्या वो लड़की पहले से उस अपराधी को जानती थी? कर्सन सीधे उस ऑफिस में गया जहां मरीना ड्रॉ कर रही थी। खिड़की के पास रखे ईजल पर स्केच पेपर अब भी क्लिप किया हुआ था और उस पर बनी तस्वीर बेहद जीवंत थी। और उस चेहरे की शक्ल बिल्कुल वैसी ही थी जैसी फोटो मरीना ने मिल्टन को भेजी थी। कर्सन वहीं के वहीं सन रह गया। उसके कदम लड़खड़ा गए और वो पीछे हट गया। क्या ये सिर्फ एक संयोग था, या फिर उस लड़की ने किसी की तस्वीर इंटरनेट से लेकर कॉपी कर ली थी? लेकिन फिर कर्सन की नजर स्केच पेपर के ऊपर बाईं कोने में बने एक डिजाइन पर पड़ी। वो वही टैटू था जो कातिल की गर्दन के पीछे था। वो टैटू का पैटर्न तस्वीर में बहुत धुंधला था, यहाँ तक कि कर्सन भी उसे पूरी तरह नहीं बना पाया था। वो तो बस एक मोटा खाका ही तैयार कर सका था, पर मरीना ने उसे पूरी तरह साफ साफ बना दिया था, उससे भी ज्यादा स्पष्ट जितना कर्सन ने कभी कर पाया था। कर्सन के सीने में दर्द उठा। वो एक तरफ रखी कुर्सी पर गिर पड़ा। उसके पीछे खड़ा गॉर्डन सब कुछ समझ गया। उसे ये चीजें समझाने की जरूरत नहीं थी। कर्सन की प्रतिक्रिया ही सब कह गई थी। मरीना को ये सब कैसे पता था? गॉर्डन की आंखों में उथल पुथल सी मच गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 1 घंटे बाद मिल्टन अपनी टीम के साथ वापस लौटा। एल्फ्रेड और गॉर्डन तुरंत उनकी ओर बढ़े। कातिल पकड़ा गया? एल्फ्रेड ने बेचैनी से पूछा। गॉर्डन मरीना को ढूंढ रहा था, लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। मरीना कहाँ है? गॉर्डन की आवाज में अजीब सी घबराहट झलक रही थी, जो शायद उसे खुद भी महसूस नहीं हुई। मिल्टन ने ठंडे स्वर में गॉर्डन को देखा, कुछ नहीं कहा और एल्फ्रेड की ओर मुड़ा। कातिल पकड़ा गया, लेकिन जब उसे लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो उसने आत्महत्या कर ली। क्या आत्महत्या? एल्फ्रेड के चेहरे पर हैरानी फैल गई। हाँ, लेकिन हमने प्राथमिक जांच कर ली है। उस आदमी की गर्दन के पीछे वही टैटू है और उसके पास हत्या का हथियार भी मिला है। जब फोरेंसिक डॉक्टर पुष्टि कर लेंगे कि हथियार के निशान पीड़ित के घाव से मेल खाते हैं, तब केस पूरी तरह साबित हो जाएगा। असल में मिल्टन को पूरा यकीन था कि वही असली कातिल था, लेकिन केस बंद करने से पहले सबूतों की पूरी कड़ी पूरी करनी जरूरी थी। एल्फ्रेड ने गहरी सांस ली। आखिर आधे महीने से जिस केस में एक भी सुराग नहीं मिल रहा था, वो आज सिर्फ 2 घंटे में सुलझ गया था। मरीना कहाँ है? गॉर्डन ने फिर पूछा। मरीना कौन? मिल्टन ने अनमनेपन से कहा। पहले मिल्टन को गॉर्डन अच्छा इंसान लगता था, लेकिन अब जब केओस मरीना उसे नापसंद करती थी, तो मिल्टन को भी यकीन हो गया कि गॉर्डन वाकई ठीक इंसान नहीं। वो युवती जो तुम्हारे साथ थी? गॉर्डन ने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा। हाँ, वही तो। उसने हमारी बहुत मदद की है। अगर ये केस बंद हुआ, तो मैं उसके सम्मान में एक प्रशंसा सभा रखूंगा। एल्फ्रेड ने उत्साहित होकर कहा। उसकी कोई जरूरत नहीं, मिल्टन ने जवाब दिया। वो ज्यादा ध्यान में रहना पसंद नहीं करती। कातिल को पकड़ने के बाद वो चली गई। चली गई? क्या वो जख्मी हुई? गॉर्डन ने चिंतित होकर पूछा। जख्मी? मिल्टन ने उसे अजीब नजरों से देखा। केओस को चोट पहुंचा सके ऐसा कोई था ही नहीं। असल में इस केस को इतनी जल्दी सुलझाना सिर्फ उसी की बदौलत था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि कातिल इतनी साफ सुथरे तरीके से खुद को मार देगा। वो कुछ करने का मौका भी नहीं दे पाया। मिल्टन को याद आया, जब केओस ने कातिल को मरते देखा तो उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। उसके बाद वो बिना कुछ कहे चली गई। मिल्टन को लगा कि शायद केओस ने उसकी मदद इसलिए नहीं की थी कि वो केस सुलझाना चाहती थी, बल्कि वो सिर्फ उस कातिल में ही दिलचस्पी रखती थी। तभी कर्सन, जो अब तक चुप था, बोला। क्या तुम्हारे पकड़े गए कातिल का चेहरा बिल्कुल इस स्केच जैसा था? मिल्टन ने कर्सन के हाथ में पकड़ी तस्वीर पर नजर डाली। हाँ, बिल्कुल वही। क्या तुमने भी यही बनाया था? खैर, अगर बनाया भी हो तो अब हार तुम्हारी है।
क्योंकि मेरी देवी ने न सिर्फ पोर्ट्रेट बनाया बल्कि कातिल को खुद ढूंढ भी लिया। कर्सन ये सुनकर पीछे डगमगाया। वो पोर्ट्रेट जो उसके हाथ में था वो उसका नहीं, मरीना का बनाया हुआ था। हालांकि दोनों स्केच मिलते जुलते थे, लेकिन मरीना का काम उससे कहीं ज्यादा सटीक और गहरा था। कर्सन को अपनी हार का एहसास हुआ और सदमे में उसने जमीन पर गिरते हुए मुंह से खून उगल दिया। मिस्टर डेरिक, गॉर्डन घबराकर आगे बढ़ा और कर्सन को संभाल लिया। What are you waiting for? अभी 911 पर कॉल करो, एल्फ्रेड ने पूरी ताकत से चिल्लाया। मिल्टन ने तुरंत अपना फोन निकाला। उधर बेंसन की आत्महत्या के बाद से मरीना का मूड बेहद खराब था। बिना मिल्टन को कुछ कहे उसने सीधे एक टैक्सी ली और वहां से चली गई। वो बस एक कदम दूर थी, बस एक कदम उस रहस्यमय संगठन का सच जानने से। लेकिन वो बस देखती रह गई जब वो सुराग उसकी उंगलियों से फिसल गया। उस आदमी के मुंह में जहर छुपा हुआ था। मरीना के पास उसे बचाने का समय ही नहीं था। इससे साफ था कि उस आदमी के पीछे जो संगठन था वह कोई मामूली नहीं था। मैडम, पहुंच गए। ड्राइवर की आवाज सुनकर मरीना की तंद्रा टूटी। मरीना ने सिर उठाया तो देखा टैक्सी एक होटल के सामने रुकी थी। वही होटल जहां साइमन ठहरा था। हम यहाँ क्यों आए? मरीना ने भौहें चढ़ाई। अरे, आपने ही तो कहा था कि यहीं आना है, ड्राइवर ने हैरानी से कहा। मैंने? मरीना थोड़ी उलझ गई। अभी तो वो घर जाने के बारे में सोच रही थी, फिर उसने ये पता क्यों बताया? मैडम, अगर आपने गलत एड्रेस बता दिया है तो मैं कहीं और भी छोड़ सकता हूँ, पर किराया लगेगा, ड्राइवर ने कहा। जरूरत नहीं, मरीना ने पैसे दिए और गाड़ी से उतर गई। वो साइमन के स्वीट के दरवाजे तक पहुंची। साइमन पहले ही उसे कमरे का पासवर्ड बता चुका था, लेकिन फिर भी उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अगले ही पल दरवाजा अंदर से खुला। मिस बेली, दरवाजा गैवन ने खोला। पीछे साइमन खड़ा था। तुम दोनों कहीं जा रहे थे? मरीना ने उन्हें देखते हुए पूछा। गैवन जवाब देने ही वाला था कि साइमन उसके आगे बढ़ गया और मरीना के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी तेज भौहें सिकुड़ी हुई थीं। फिर उसने मरीना का बायां हाथ पकड़ लिया। तुम्हारा हाथ जख्मी क्यों है? साइमन की आवाज में चिंता झलक रही थी। मरीना ने चौंककर नीचे देखा। सचमुच उसकी हथेली पर चोट लगी थी। शायद बस हल्की सी खरोंच लगी होगी, मरीना ने लापरवाही से कहा। बेंसन को पकड़ते समय मरीना चाहती थी कि वो जिंदा रहे, लेकिन जब बेंसन ने आत्महत्या करने की कोशिश की तो मरीना ने उसे रोकने की कोशिश की। शायद उसी वक्त वो जख्मी हुई थी। तुम्हें पता है, अगर चोट का इलाज नहीं किया गया तो इन्फेक्शन हो सकता है। और तुम ऐसे बेपरवाह होकर बैठी हो। तुम खुद डॉक्टर हो या नहीं? क्या ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा? साइमन का चेहरा और सख्त हो गया। उसने मरीना का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में खींचकर सोफे पर बिठा दिया। फिर पास रखे कैबिनेट से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। साइमन वापस उसके पास आया और बड़ी सावधानी से उसकी हथेली से सूखा खून साफ करने लगा। इतनी बड़ी बात नहीं है साइमन, ये छोटी सी चोट खुद ठीक हो जाएगी, मरीना ने कहा, साइमन की गंभीरता देखकर थोड़ा हंसी रोकते हुए। साइमन ने बिना सिर उठाए पूछा, लेकिन क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? मरीना एक पल को रुक गई। क्या तुम मेरी चिंता कर रहे हो? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। क्या ये इतना साफ नहीं है? साइमन ने सीधी बात कही। काफी साफ है, मरीना ने गला साफ किया, आवाज हल्की सी कांपी। साइमन कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उसके घाव की मरहम पट्टी करता रहा। मरीना ने जब उसके ध्यान से काम करने का तरीका देखा तो उसका चेहरा धीरे धीरे नरम पड़ गया। वो उसे देखती रही गहराई से, बिना पलक झपकाए। साइमन ने उसकी नजरों को महसूस किया और मुस्कुराते हुए बोला, क्या देख रही हो ऐसे? इतने भावुक हो गई कि अब मुझसे शादी करना चाहती हो? मरीना ने शांत स्वर में कहा, नहीं, बस लगा तुम मेरी माँ जैसे हो। गैविन, जो पीछे खड़ा था, जोर से हंसना चाहता था लेकिन बड़ी मुश्किल से खुद को रोका। साइमन का चेहरा तुरंत तमतमा गया, उसका हाथ थोड़ा कांप गया। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारी माँ जैसा? साइमन ने दांत भींचते हुए कहा। हाँ, जब मैं छोटी थी और चोट लगती थी तो माँ भी ऐसे ही पट्टी बांधती थी और ऐसे ही डांटती थी, मरीना ने मासूमियत से कहा। इस बार गैविन अपनी हंसी रोक नहीं पाया, वो जोर से हंस पड़ा। साइमन मरीना को अपनी भावी पत्नी की तरह देख रहा था और मरीना उसे अपनी माँ जैसा कह रही थी। साइमन ने ठंडी नजर से गैविन को देखा। गैविन ने तुरंत हंसी दबाई और बोला, नहीं सर, कुछ नहीं। तो फिर अभी निकलो यहाँ से। साइमन गरज उठा। जी। गैविन तुरंत कमरे से बाहर चला गया। अब कमरा शांत था। साइमन ने मरीना को घूरा, फिर वापस मुड़कर उसके जख्म पर पट्टी बांधने लगा। इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी, मरीना ने कहा, जब उसने देखा कि साइमन उसकी हथेली पर बार बार परत चढ़ा रहा है, यहाँ तक कि उंगलियां भी लपेट दी। ड्रामा? साइमन ने ताना मारा, तुमसे ज्यादा कोई ड्रामा नहीं करता। साइमन के मन में मरीना की बात घूम रही थी, वो मुझे माँ जैसा मानती है। उसे तो लगा था कि मरीना उसे अपने भविष्य का साथी मानती होगी, पर मरीना के चेहरे पर कोई एहसास नहीं था। वो उतनी ही बेफिक्र, उतनी ही भोली लग रही थी। हो गया, अगले कुछ दिनों तक हाथ को पानी मत लगाना, ज्यादा जोर मत लगाना, मैं कल ड्रेसिंग बदल दूंगा, साइमन ने गहरी सांस लेकर कहा, अपने भीतर के उबाल को दबाते हुए। मरीना ने अपना बंधा हुआ हाथ उठाया, वो पूरी तरह कपड़े के गोले जैसा लग रहा था और ऊपर साइमन ने एक प्यारा सा रिबन बांध दिया था।
तुमने हाथ ऐसे बांधा है कि अब मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, उसने मुस्कुराते हुए कहा। साइमन ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखकर हल्के से सिर हिलाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इधर जब ये सब हो रहा था, गॉर्डन अस्पताल से लौट आया था। कर्सन की हालत अब स्थिर थी, लेकिन जैसे ही गॉर्डन ने अपने घर का दरवाजा खोला, एक हाथ बाहर आया और उसे जोर से अंदर खींच लिया। गॉर्डन कुछ समझ पाता उससे पहले ही किसी ने उसे दरवाजे से दबा दिया। एक हल्की सी खुशबू उसके आसपास फैल गई। अंधेरे में गॉर्डन कुछ देख नहीं पा रहा था। वो जैसे ही सामने खड़ी शख्सियत को हटाने वाला था, तभी एक नर्म सी आवाज सुनाई दी। गॉर्डन। यह आवाज सुनते ही गॉर्डन ठिठक गया। सोफिया, उसने झिझकते हुए पूछा। हाँ, मैं ही हूँ, सोफिया ने धीमे स्वर में कहा और भी पास आ गई। सोफिया के मुलायम शरीर का एहसास होते ही गॉर्डन एकदम सख्त हो गया। फिर उसने उसे हल्के से दूर किया और कमरे की लाइट ऑन कर दी। रोशनी में सोफिया ने आंखें थोड़ी मींच ली, तेज रोशनी की आदत नहीं थी। गॉर्डन की नजर जैसे ही सोफिया पर पड़ी, वो कुछ पल के लिए ठहर गया। सोफिया ने बेहद पतली, लगभग पारदर्शी नाइटी पहनी हुई थी। उसका किनारा उसकी जांघों के ऊपर तक ही था और नीचे उसकी लंबी सीधी टांगें नजर आ रही थीं। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, उस नाइटी के नीचे सोफिया ने कुछ नहीं पहना था। गॉर्डन ने तुरंत अपना कोट उतारकर सोफिया के ऊपर डाल दिया। गॉर्डन, सोफिया ने नाखुशी जताई और कोट हटाने की कोशिश की। हिलो मत, गॉर्डन ने सख्त आवाज में कहा। सोफिया की आंखें एकदम नम हो गईं। गॉर्डन, क्या तुम मुझे नहीं चाहते? गॉर्डन ने अपने होंठ भींचे। मैंने कहा था, शादी से पहले मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मैं तो चाहती हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ, सोफिया ने घबराई हुई आवाज में कहा। पर मैं खुद को ऐसा करने की इजाजत नहीं दूंगा जब तक तुम मेरी पत्नी नहीं बन जाती। गॉर्डन का चेहरा बेहद गंभीर था। सोफिया ने गॉर्डन की अडिग नजरों में देखा और अचानक बेचैन हो गई। गॉर्डन, क्या तुम मेरे साथ इसलिए नहीं सोना चाहते क्योंकि हम अभी शादीशुदा नहीं हैं, या इसलिए कि मरीना वापस आ गई है? उसने कांपती आवाज में पूछा। मरीना का इससे क्या लेना देना? गॉर्डन की आंखों में एक पल को अंधेरा सा उतर आया। सोफिया ने खुद को गॉर्डन की बाहों में फेंक दिया और उसका सीना पकड़कर रो पड़ी। गॉर्डन, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो जाता है। मैं जानती हूँ कि मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए, पर जब भी मरीना को देखती हूँ मुझे बेचैनी होती है। गॉर्डन, क्या हम जल्दी शादी नहीं कर सकते? गॉर्डन का दिल उसकी कांपती आवाज सुनकर पिघल गया। उसने धीरे से सोफिया की पीठ पर हाथ फेरा और गंभीर स्वर में कहा, दादाजी ने मान लिया है। उन्होंने मुझे तुमसे शादी करने की अनुमति दे दी है। क्या कहा? सोफिया ने तुरंत सिर उठाया। हाँ, उन्होंने खुद कहा है कि वो माँ पापा से बात करेंगे। बहुत जल्द मैं तुम्हें सबके सामने शादी के लिए घर लाऊंगा। गॉर्डन की नजरें स्थिर थीं। सच में? सोफिया की आंखें चमक उठी। हाँ, गॉर्डन ने सिर हिलाया। गॉर्डन, मुझे पता था तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। सोफिया खुशी से उछल पड़ी और गॉर्डन को कसकर गले लगा लिया। कैम्बल परिवार ने हमेशा सोफिया को नीचा समझा था। वो कई बार कैम्बल परिवार के घर गई थी, लेकिन किसी ने भी उसे कभी सम्मान नहीं दिया। तभी तो, जब सब उसके खिलाफ थे, गॉर्डन ने सबकी परवाह किए बिना उसकी सगाई कर दी थी। भले ही उस दिन परिवार का कोई सदस्य सगाई में नहीं आया था, लेकिन गॉर्डन ने लाखों रुपए खर्च करके उस सगाई को एक सपनों जैसा बना दिया था। उसी दिन गॉर्डन ने सबके सामने घुटनों पर बैठकर सोफिया को अंगूठी पहनाई थी और कहा था, मैं जिंदगी में सिर्फ तुम्हें ही अपनी पत्नी बनाऊंगा। उस पल से सोफिया का नाम गॉर्डन की मंगेतर के रूप में पूरे शहर में गूंज गया था। अब जब गॉर्डन ने कहा कि उसके दादाजी भी शादी के लिए राजी हैं, इसका मतलब था कि अब पूरा कैम्बल परिवार उसे स्वीकार कर रहा है। इससे बेहतर पल सोफिया के लिए कोई और नहीं हो सकता था। अब कोई भी ऊंचे समाज का व्यक्ति उसे नीचा नहीं दिखा पाएगा। उसका सपना समाज की ऊंचाई पर पहुंचने का आखिरकार पूरा होने वाला था। सोफिया ने खुद को गॉर्डन की बाहों में और कसकर छिपा लिया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी जो कानों तक पहुंच रही थी। मरीना चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, चाहे कितनी भी चालाक क्यों ना हो, सोफिया ने मन ही मन सोचा, उससे कोई शादी नहीं करेगा। वो सिर्फ एक खिलौना बनकर रह जाएगी। मरीना, तुम मुझे इस जन्म में कभी नहीं हरा पाओगी। सोफिया के मन में महत्वाकांक्षा की लहर दौड़ गई, लेकिन अपनी खुशी में डूबी सोफिया को यह एहसास नहीं हुआ कि गॉर्डन के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वो हमेशा से यही चाहता था कि वो सोफिया से सबके सामने शादी करे। अब जब वो दिन करीब था, पता नहीं क्यों उसके दिल में सुकून नहीं था। शायद वो बस थक गया था। आराम करेगा तो सब ठीक हो जाएगा, उसने खुद को यही समझाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगली सुबह हिल्टन होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में गैविन साइमन को अपनी रिपोर्ट दे रहा था। सर, वहाँ के लोगों को अभी तक कैम्बल परिवार नहीं मिला। उन्हें लगा कि अकिस्टर ट्रेजर की चाबी कैस्पर परिवार के पास है, इसीलिए उन्होंने मिस्टर कैस्पर की हत्या कर दी। मैंने ये सुराग बंद कर दिया है। वो लोग सोलिमवुड छोड़कर जा चुके हैं। फिलहाल कैम्बल परिवार सुरक्षित है। ठीक है, साइमन ने उदासीन स्वर में कहा। अगर अर्ल से वादा न किया होता तो वो इन मामलों में कभी नहीं पड़ता। लेकिन सर, गैवन थोड़ा झिझका। मुझे कुछ और भी पता चला है। साइमन ने बिना भाव बदले पूछा, क्या? मिस बेली भी इस केस में शामिल थी और उन्होंने ही हत्यारे को पकड़ने में मदद की, गैविन ने बताया।
साइमन, जो अब तक शांत था, अचानक सिर उठाया। वो इसमें क्यों शामिल थी? क्या इसका गॉर्डन से कोई संबंध है? साइमन की आवाज में खतरे की झलक थी। नहीं सर, गैवन ने तुरंत कहा। मैंने पूरी तरह से जांच की है। हालांकि मिस बेली की मुलाकात पुलिस स्टेशन में गॉर्डन से हुई थी, पर उनका रवैया गॉर्डन के प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं था। उन्होंने तो उस पोर्ट्रेट एक्सपर्ट को इतना नाराज कर दिया कि वो खून की उल्टी कर बैठा। कहा जा रहा था कि वो एक्सपर्ट अब तक ठीक नहीं हुआ था। मरीना वाकई कमाल की औरत थी। साइमन ने ये सुनते ही अपने चेहरे का भाव थोड़ा नरम कर लिया। गैविन को लगा कि उसने अभी अभी गॉर्डन की जान बचा ली है, क्योंकि कुछ ही देर पहले साइमन के चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वह गॉर्डन को मार डालने वाला हो। यह उस हत्यारे का स्केच है जो मिस बेली ने पुलिस स्टेशन में बनाया था। पीछे वह जगह है जहां उसने हत्यारे को खोजा। गैविन ने अपना फोन निकाला और फोटो साइमन को दिखाया। साइमन ने तस्वीर को ध्यान से देखा। उसे यह चित्रशैली कुछ जानी पहचानी लगी, मानो उसने पहले भी कहीं ऐसा चित्र देखा हो। मिस्टर हर्नांडेज, मेरा मानना है कि मिस बेली इस मामले में इसलिए शामिल हैं क्योंकि हत्यारा उसी संगठन का सदस्य है, गैवन ने कहा, ये सोचते हुए कि साइमन तस्वीर में बने टैटू को देख रहे हैं। साइमन ने जैसे ही गौर से देखा, उसके होठों से ठंडा सा नाम निकला, ब्लैक शार्क। उसकी आवाज में हड्डियां जमा देने वाली ठंडक थी। गैवन ने पूछा, मेरी जानकारी में तो बेली परिवार का ब्लैक शार्क से कोई झगड़ा नहीं है, तो फिर मिस बेली उस संगठन के पीछे क्यों पड़ी हैं? क्या यह किस्टर ट्रेजर की वजह से है? साइमन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस तस्वीर में बने उस निशान को देखता रहा, वो निशान जिसे मरीना ने दोबारा उकेरा था। एक दिन साइमन खुद इस संगठन को अपने हाथों से मिटा देगा। तभी बेडरूम की दिशा से हल्की सी आवाज आई। अगले ही पल मरीना मास्टर बेडरूम से बाहर आई। साइमन ने अपनी आंखों में भरे भावों को तुरंत छिपा लिया और गैविन ने भी अपना फोन जेब में रख लिया। गैविन आदर से साइमन के पीछे खड़ा हो गया। मरीना ने उनकी तरफ देखे बिना ठंडे स्वर में कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, शायद आज वापस ना आऊं। साइमन ने मरीना के चेहरे पर गुस्से की झलक देखी और तुरंत पूछा, क्या हुआ? कुछ खास नहीं, मरीना ने ठंडी आवाज में कहा, बस कोई बेवकूफ मेरी दोस्त को तंग कर रहा है। अब उसे सिखाना पड़ेगा कि कैसे बर्ताव करना चाहिए। मरीना के पूरे शरीर से गुस्से की लहरें फैल रही थीं। जैसे ही वह दरवाजा खोलने लगी, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मरीना ने पलटकर देखा, वह साइमन था। तुम क्या कर रहे हो? मरीना ने भौहें सिकोड़ी। तुम्हारा हाथ अभी भी घायल है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, साइमन ने कहा। मरीना ने अपने पट्टियों में बंधे हाथ को देखते हुए लापरवाही से कहा, ये छोटी सी चोट मेरे मुक्कों की रफ्तार पर असर नहीं डालती, लेकिन यह मुझ पर असर डालती है, साइमन ने दृढ़ आवाज में कहा। मरीना कुछ पल के लिए ठिठकी, जैसे वह समझ न पाई कि साइमन का मतलब क्या है। साइमन ने धीमी, गहरी और आकर्षक आवाज में कहा, अगर तुमने फिर से अपनी चोट बढ़ा ली या कोई और चोट लगी तो मैं बहुत चिंतित हो जाऊंगा। ये गहरी आवाज मरीना के कानों से होते हुए सीधे दिल तक उतर गई। क्यों, वो खुद नहीं जानती, लेकिन उसका दिल एक पल को धड़कना भूल गया। चलो, साइमन ने कहा। जब तक मरीना संभलती, वो अपने जूते पहन चुका था। साइमन ने मरीना के लिए दरवाजा खोला। अब तक साइमन ने इतना कर दिया था कि अगर मरीना इनकार करती तो वह अकृतज्ञ लगती। वैसे भी उसे साइमन के साथ जाने में ज्यादा आपत्ति नहीं थी। आखिरकार मरीना साइमन के साथ बाहर चली गई। कमरे में अब सिर्फ गैविन रह गया। वह पहले तक मुस्कुराते हुए इस सुखद दृश्य को देख रहा था, लेकिन तभी उसे एक डरावना एहसास हुआ। साइमन का आज का काम तो शुरू ही नहीं हुआ था। अगर साइमन मरीना के साथ बाहर गया है, तो सारा काम अब गैविन को ही करना होगा। गैविन ने पीछे मुड़कर अपने पास पड़े फाइलों के पहाड़ को देखा। फिर उसने अपने माथे पर हाथ मारा। मुझे इतनी खुशी जताने की क्या जरूरत थी? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसी समय एक ब्राइडल स्टोर में सोफिया सोफे पर बैठी थी। चेहरे पर घमंड झलक रहा था। उसके पीछे जेसिका खामोश खड़ी थी, जैसे वहां की नहीं हो। स्टाफ पूरी तरह से सोफिया की सेवा में लगा था। जेसिका पर किसी का ध्यान नहीं था। आखिरकार सोफिया कैम्बल परिवार के उत्तराधिकारी की होने वाली पत्नी थी। मिसेस कैम्बल, ये ड्रेस कैसी लग रही है? यह इस सीजन का हमारा नया और सबसे ज्यादा बिकने वाला डिजाइन है, स्टोर मैनेजर ने खुद आगे बढ़कर कहा। सोफिया ने तिरछी नजर से देखा। सबसे ज्यादा बिकने वाला मतलब ये कि बहुतों ने इसे खरीदा है। क्या मैं अपने वेडिंग डे पर किसी और जैसी ड्रेस पहनूंगी? माफ कीजिए मिसेस कैम्बल, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं अभी नई ड्रेस मंगवाती हूँ। स्टोर मैनेजर ने तुरंत इशारा किया। ऊपर दूसरी मंजिल पर जो कस्टम मेड गाउन है, सब नीचे लाओ। जी मैम, स्टाफ ने कहा। लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़े, उन्होंने धीमे स्वर में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। अभी तो शादी भी नहीं हुई और देखो इसे कितना घमंड है। हमने इतनी अमीर औरतों की सेवा की है, पर इतनी अकड़ी हुई कोई नहीं देखी। पता नहीं मिस्टर कैम्बल को इसमें क्या पसंद आया। चुप रहो, किस्मत अच्छी है इसकी। हर औरत को सिंड्रेला जैसा मौका नहीं मिलता। किस्मत, मुझे तो लगता है इसकी शादी में कुछ गड़बड़ जरूर होगी, दूसरी कर्मचारी ने कहा, जिसे सोफिया पहले कई बार अपमानित कर चुकी थी। कहती है मेरे हाथ गंदे हैं और उसने अपनी ड्रेस गंदी कर दी, जबकि मेरे हाथ तो बस थोड़े सांवले हैं, गंदे नहीं। चलो अब छोड़ो, जल्दी काम खत्म करो।
इस मैडम को भेजो और चैन लो। सच में हमारी जिंदगी कितनी मुश्किल है। सोफिया को इन बातों का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो बस पैर पर पैर रखकर नकली शालीनता से अपनी कॉफी का मजा ले रही थी। टेबल पर उसके लिए खास स्नैक्स रखे गए थे। स्टोर मैनेजर खुद उसके पास खड़ी थी। सोफिया ने इससे पहले कभी इतना सम्मान महसूस नहीं किया था और अब यही उसकी जिंदगी बनने वाली थी। उसी वक्त उसकी जेब में रखा फोन बजा। उसने देखा और चेहरा एक पल को बदल गया। फिर उसने सामान्य होकर कॉल काट दी, लेकिन अगले ही पल फोन फिर बजा, वही नंबर। सोफिया ने भौहें सिकोड़ी, झुंझलाहट उसके चेहरे पर साफ थी। उसने कॉफी रखी और एक तरफ जाकर कॉल उठाए। अब क्या चाहते हो तुम? मैं तुम्हें पहले ही बहुत पैसे दे चुकी हूँ, अब क्यों पीछा नहीं छोड़ते? फोन के दूसरी तरफ किसी ने कुछ कहा और सोफिया की आवाज अचानक तेज हो गई। क्या तुम पागल हो? इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? तभी सोफिया की नजर जेसिका पर पड़ी, जो चुपचाप सिर झुकाए खड़ी थी। सोफिया के चेहरे पर अचानक एक चालाक मुस्कान उभरी। उसके मन में एक नई योजना बन चुकी थी। एक पल बाद सोफिया कॉल करके वापस आई। सोफिया सीधे जेसिका के पास गई। मेरा एक दोस्त है जो मुझे कुछ देना चाहता है, लेकिन अभी मेरे लिए ये सुविधाजनक नहीं है। मेरी मदद करो, एक चक्कर लगा आओ, सोफिया ने अहंकार से कहा। जब सोफिया ने जेसिका से बात की तो ऐसा लगा जैसे वो किसी नौकर को निर्देश दे रही हो। कहाँ? हालांकि जेसिका ने मना नहीं किया। जेसिका को यहाँ रुकना असहज लग रहा था। वो बहुत पहले से जाना चाहती थी। अब जब सोफिया ने कहा तो जेसिका स्वाभाविक रूप से सहमत होने के लिए बहुत उत्सुक थी। मैंने पता तुम्हारे फोन पर भेज दिया है, वो जल्दी में है, जल्दी जाओ और मिलकर आओ, समय बर्बाद मत करना। सोफिया ने अपना फोन लिया और जेसिका को एक पता भेजा। ठीक है, जेसिका ने जवाब दिया और दुकान से बाहर निकल गई। मिसेज कैम्बल, आपकी नौकरानी थोड़ी बेवकूफ क्यों लगती है? दुकान के प्रबंधक ने सोफिया की जेसिका से असंतुष्टि सुनी और सोफिया की चापलूसी की। वो थोड़ी बेवकूफ हो सकती है, मैं बहुत दयालु हूँ, वैसे भी मैं उसका गुजारा करा सकती हूँ। मैं इसे बस एक कुत्ता पालने जैसा मान रही हूँ। सोफिया ने ठंडी सांस ली। मिसेज कैम्बल, आप वास्तव में बहुत दयालु हैं, दुकान प्रबंधक ने तुरंत सहमति व्यक्त की। दुकान प्रबंधक को यह महसूस नहीं हुआ कि किसी को कुत्ते जैसा अपमानित करना अनैतिक था। जेसिका सीधे उस पते के अनुसार एक होटल पहुंची जो सोफिया ने दिया था। कमरे की संख्या की पुष्टि करने के बाद जेसिका ने दरवाजा खटखटाया। हालांकि दरवाजा रिचर्ड ने खोला। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने अपने ऊपरी शरीर पर कुछ नहीं पहना था, केवल एक तौलिया उसके निचले शरीर पर लपेटा हुआ था। जेसिका इतनी शर्मिंदा हुई कि उसे समझ नहीं आया कि कहाँ देखे। सोफिया ने मुझे आपसे कुछ लेने के लिए भेजा है। जेसिका ने नजरें हटाई और जल्दी से कहा, वो अंदर है, अंदर जाओ और खुद ले लो। रिचर्ड ने अपनी आंखें सनकरी की और जेसिका को ऊपर से नीचे तक देखा। फिर रिचर्ड थोड़ा सा एक तरफ हटा। जेसिका थोड़ी पुराने ख्यालों की थी, लेकिन सोफिया ने कहा था कि जेसिका का कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा। जेसिका अभी भी वर्जिन थी। इसके अलावा अगर कोई ध्यान से देखे तो जेसिका थोड़ी बहुत सोफिया जैसी दिखती थी। जेसिका के साथ यौन संबंध बनाना घाटे का सौदा नहीं था। मैं दरवाजे पर इंतजार कर रही हूँ, आप मेरे लिए बाहर निकाल लाओ। जेसिका को लगा कि आज रिचर्ड का उसे देखने का तरीका थोड़ा अजीब है। जेसिका ने बस एक कदम पीछे लिया। जब मैं तुम्हें अंदर आने को कह रहा हूँ तो बस अंदर आ जाओ। तुम्हें किस बात का डर है? रिचर्ड अधीर हो रहा था। खैर, आप इसे सोफिया को खुद क्यों नहीं दे देते? मैं पहले वापस चली जाती हूँ। जेसिका के दिल में एक बुरा एहसास हुआ। जेसिका मुड़ी और जाने ही वाली थी। हालांकि रिचर्ड ने यहाँ इतनी देर तक इंतजार किया था। वह जेसिका को कैसे भागने दे सकता था? रिचर्ड ने जेसिका की कलाई पकड़ी और उसे कमरे के अंदर खींच लिया। फिर रिचर्ड ने दरवाजा बंद कर दिया और जेसिका को जमीन पर फेंक दिया। जेसिका के चेहरे पर लगा काला चश्मा तुरंत जमीन पर गिर गया। जेसिका का फोन उसकी जेब से गिर गया। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? जेसिका जल्दी से पीछे हटी, उसकी आंखों में डर भरा था। जेसिका की उंगलियां चाहकर भी स्क्रीन पर नहीं दब पाईं। मैं क्या कर रहा हूँ? बेशक मैं तुम्हें भोगने जा रहा हूँ। रिचर्ड के शब्द गंदे थे। जेसिका की दुनिया हमेशा से बहुत पवित्र रही थी। उसने पहले कभी ऐसी अश्लीलता नहीं सुनी थी। उसका छोटा चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। रिचर्ड, हमारे परिवार एक दूसरे को जानते हैं। अगर तुम मेरा बलात्कार करते हो तो तुम भविष्य में सोफिया के साथ कैसे बातचीत करोगे? जेसिका अपने बगल की कुर्सी का सहारा लेकर खड़ी हो गई। रिचर्ड ने दरवाजे को रोक रखा था। जेसिका के पास भागने की कोई जगह नहीं थी। सोफिया ही वह है जिसने तुम्हें मुझे दिया है। रिचर्ड ने नाक सिकोड़ी। तुमने क्या कहा? जेसिका एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। जेसिका, कहीं तुम सच में ये तो नहीं सोचती कि तुम रॉड्रिगेज परिवार की सम्मानित बेटी हो? तुम शीशे में ध्यान से क्यों नहीं देखती? तुम बस एक शर्मनाक नाजायज बेटी हो। तुम्हें छूने पर भी दूसरों को गंदगी महसूस होती है। हालांकि मैं एक उदार व्यक्ति हूँ। अगर तुम आज मेरी अच्छी सेवा करती हो तो तुम्हें भविष्य में इनाम मिलेगा। रिचर्ड ने अपने सामने जेसिका को देखा और उसका शरीर पहले से ही थोड़ा गर्म हो चुका था।
जेसिका आमतौर पर मोटे काले चश्मे पहनती थी और किसी देहाती जैसी दिखती थी। अप्रत्याशित रूप से जब जेसिका ने अपना चश्मा उतारा और शर्मा गई तो वो काफी सुंदर दिखी। और करीब मत आओ, जेसिका पीछे हट गई। जेसिका, संघर्ष करना बंद करो। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि मैं तुम में दिलचस्पी ले रहा हूँ, अन्यथा तुम अपने जीवन में यौन संबंध का आनंद कभी नहीं चख पाओगी। रिचर्ड की आंखें रुचि से भरी थीं। आखिरकार रिचर्ड ऐसी महिला में दिलचस्पी नहीं रखता था जो संभोग के दौरान बस लेट जाती थी और कराहती नहीं थी। अगर जेसिका थोड़ा और संघर्ष करती तो ये रिचर्ड की जीतने की इच्छा को जगा सकता था। रिचर्ड को अपनी ओर झपटते हुए देखकर जेसिका झुकी और उसके बगल से बचकर निकली। फिर जेसिका पूरी ताकत से दरवाजे की ओर भागी। जैसे ही जेसिका का हाथ दरवाजे के हैंडल को छूने वाला था, रिचर्ड ने उसे जमीन पर धकेल दिया। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जेसिका हताश होकर संघर्ष करने लगी। हालांकि रिचर्ड ने आसानी से जेसिका को वश में कर लिया और उसका कोट खींचकर फाड़ दिया। अंदर की शर्त तुरंत दिखाई दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा फिगर इतना हॉट है। ये शानदार है। रिचर्ड को ज्यादा से ज्यादा महसूस होने लगा कि आज वह भाग्यशाली है। जेसिका की पतली कमर, लंबे पैर और बड़ा चेस्ट था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जेसिका की आवाज सुनने में सुखद थी। अगर रिचर्ड भविष्य में उसे अच्छे से सिखाता तो जेसिका निश्चित रूप से एक अच्छी यौन साथी होगी। रिचर्ड ने तुरंत अपना सिर नीचे किया और जेसिका को चूमना चाहा। जेसिका ने तुरंत अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। रिचर्ड के होंठ तुरंत उसकी गर्दन पर पड़े। बचाओ, बचाओ। जेसिका ने तुरंत अपने शरीर को मोड़ा और चिल्लाने लगी। अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। मैंने पहले ही इस फ्लोर को बुक कर लिया है। यहाँ कोई नहीं आएगा। मुझे तुम्हें आनंद लेने में मदद करने दो। रिचर्ड ने ऐसा कहा जैसे ही उसने अपना हाथ जेसिका के चेस्ट की ओर बढ़ाया। जेसिका का शरीर अचानक अकड़ गया और फिर उसने और भी ज्यादा जोर से संघर्ष किया। हालांकि पुरुषों और महिलाओं की ताकत में अंतर बहुत बड़ा था। जेसिका कितना भी संघर्ष करती, वह अपने ऊपर के रिचर्ड को हिला नहीं पाई। जेसिका बस देखती रही कि कैसे रिचर्ड का हाथ धीरे धीरे उसके कपड़ों के किनारे के नीचे पहुंच गया। इस क्षण जेसिका निराशा में मर जाना चाहती थी। जेसिका अतीत में अक्सर सोफिया के लिए छोटे मोटे काम करती थी। जेसिका जानती थी कि रॉड्रिगेज परिवार उसे पसंद नहीं करता था। जेसिका अपनी पहचान बहुत अच्छी तरह से जानती थी। उसने कभी भी सोफिया के साथ किसी भी चीज के लिए प्रतिस्पर्धा करने के बारे में नहीं सोचा था। जेसिका के रॉड्रिगेज परिवार में रहना जारी रखने का कारण उसके दिल की वह छोटी सी इच्छा थी जिसे वह कहने की हिम्मत नहीं करती थी। जेसिका ने सच में उतना विनम्र होने की कोशिश की थी जितना वह हो सकती थी। सोफिया ने जेसिका के साथ ऐसा क्यों किया? जेसिका ने अपने निचले होंठ को जोर से काट लिया। खून का स्वाद उसके मुंह में भर गया। इस बीच रिचर्ड ने पहले ही अपनी कमर के चारों ओर बंधा तौलिया उतार दिया था।